नमस्कार मेरे साथी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने आम बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताना चाह रहा हूं। इसमें आम जनता को क्या मिला और कौन सी चीजें को होगी महंगी, नौकरी करने वाले लोगों को क्या होगा फायदा, इन तमाम बातों को हम बजट में आगे डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात बता दूं, आपको ये जो बजट है, बजट कोई सिंपल सा शब्द नहीं है। इस बजट के बारे में बात करते हैं। बजट की तैयारी पिछले 5 महीने पहले से चालू कर दी जाती है और इसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया जाता है। सितंबर में सभी मंत्रालयों के विभागों से उनके खर्चों का ब्यौरा मांग लिया जाता है। देन बजट फरवरी में पेश किया जाता है, लेकिन सितंबर महीने में ही सभी विभाग जो होते हैं उनसे उनके खर्चों का ब्यौरा मांग लिया जाता है और अक्टूबर नवंबर में वित्त मंत्रालय तय करता है कि किसे कितना फंड मिलेगा। यानी कि अक्टूबर नवंबर में फंडिंग तय होती है कि किसको कितना मिलेगा और ये अगले जो भी बजट पेश किया जाता है ये अपने अगले वर्ष के लिए पेश किया जाता है। उसका अंदाजा पिछले वर्ष के खर्च से लगाया जाता है कि अगले वर्ष में किस विभाग को कितना फंड आवंटित किया जाएगा। फंड दो प्रकार के होते हैं, एक फंड होता है आकस्मिक फंड, एक होता है कि जो हम लगातार देते रहते हैं, मतलब कि उतना देना ही देना होता है। तो कभी का आकस्मिक जब फंड की बात आती है तो उसमें विभाग के फंड को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ऐसा कभी विशेष परिस्थिति में होता है। बजट पेश होने से हफ्ते भर पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी होती है जब बजट पेश किया जाता है, बजट बनने वाला होता है, उसी समय एक हलवा वित्त मंत्री हलवा खा के सेरेमनी करते हैं और जितने बजट से संबंधित जितने भी अधिकारी होते हैं जो हमारे संसद भवन में प्रेस है उसके अंदर एक तरह से अंडरग्राउंड से हो जाते हैं और कोई किसी से संपर्क नहीं करता। यह बजट की सुरक्षा को, बजट की बातों की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि बजट की अगर कोई भी बात गोपनीय लीक हो जाती है तो एक तरह से पूरी मार्केट क्रैश हो सकती है और सरकार की विश्वसनीयता पर भी शक हो सकता है। इसलिए यह शुरू से ही गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद संसद के दोनों सदनों में बजट पेश होता है, यानी कि बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना आवश्यक है। जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तभी संसद में बजट पेश होता है। हम बात करते हैं आगे। इस बार जो हमारा बजट पेश किया गया है, इस बजट के देखिए तमाम आपने चीजों को आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं मुख्य बातों को बताऊंगा कि कौन सी चीजें हुई हैं महंगी और कौन सी चीजें हुई हैं सस्ती। जो कि बेसिक जरूरत की चीजें होती हैं, आम आदमी की जरूरत की चीजें होती हैं, वह है जो सस्ता हुआ है, बच्चों के खिलौने, साइकिल, मोबाइल, एलईडी टीवी, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बायोगैस से जुड़ी चीजें, ये सब चीजें सस्ती हुई हैं। जबकि महंगी होने वाली चीजों को हम आपको बता दें, विदेशों से आयातित किचन चिमनी, सिगरेट, विदेश से आने वाली चांदी की चीजें, सोना, चांदी और प्लेटिनम, यह चीजें महंगी हुई हैं। जबकि सस्ती होने वाली चीजें हैं, और भी चीजें महंगी सस्ती हुई हैं, लेकिन बेसिक चीजें होती हैं जो कि आम आदमी के लिए जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं बजट के इतिहास के बारे में। बजट का जो इतिहास है हमारा, तो सबसे पहले हमारी जो महिला बजट पेश करने वाली व्यक्ति थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्होंने संसद में बजट पेश किया था। हालांकि उस समय यह पूर्णकालीन वित्त मंत्री नहीं थी, वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी इनके ऊपर वित्त मंत्री का चार्ज था, तब उन्होंने यह बजट पेश किया था। उसके बाद 1955 तक बजट जो अंग्रेजी में छपता था, लेकिन 1955-56 के बाद यह बजट दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपने लगा और पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का नाम सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश करने वालों में लिया जाता है। यानी कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जो बजट पेश किया गया वो मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया गया है। और बजट में सबसे लंबा भाषण देने का जो रिकॉर्ड है वो हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है, जिन्होंने 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था। यह उनका अब तक का रिकॉर्ड भाषण है बजट का। अब हम आगे करते हैं बात इनकम टैक्स। यह बजट का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि इनकम टैक्स में पिछले कई वर्षों से जो हमारे मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, खासतौर से सरकारी नौकरी वाले, यह उम्मीद लगा के बैठे हैं टैक्स स्लैब में चेंज किया जाएगा। टैक्स स्लैब के नाम पर कुछ वर्षों पहले सरकार ने उस टैक्स स्लैब को 2 भागों में बांट दिया, एक नया टैक्स स्लैब और एक पुराना टैक्स स्लैब। नए टैक्स स्लैब को जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी टैक्स पेयर है, मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं, उन्होंने उसको एक सिरे से खारिज कर दिया। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो पुराने टैक्स स्लैब से भरने वालों की संख्या 90 से 95% थी, जबकि नए टैक्स वालों को भरने की संख्या मात्र 5 से 8% लोग थे। यानी कि नए टैक्स स्लैब को सिर्फ 5 से 8% लोगों ने चुना, जबकि सरकार ने इस बजट में नए टैक्स स्लैब को पूरी तरह से छूट भर दिया। जो आप इस यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 लाख से आय से ज्यादा कर में कोई भी
टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक न्यूज की हेडलाइन बनाई गई थी कि 7 लाख तक कोई कर नहीं, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने नया वाला टैक्स स्लैब अपनाया है। पुराने वाला टैक्स स्लैब अपनाने वालों को कोई भी छूट नहीं दी गई है। जो पहले से चला आ रहा है वही चला रहेगा। यहां पर सरकार की हम एक तरह से बात करेंगे, मध्यम वर्ग की बात करेंगे। सरकार ने उन तमाम छोटी छोटी बचतों पर जो कि एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति करता है, जैसे आपका LIC करता है, अपना PPF में पैसे जमा करता है, अपनी छोटी छोटी बचत पूरा करता है, उन सब बचतों को एक तरह से रोक लगा दिया है। यानी कि अब एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो 7 लाख कमाता है वह टैक्स तो नहीं देगा अगर वो नए टैक्स स्लैब को अपनाता है तो। लेकिन अगर वो पुराने टैक्स स्लैब को अपनाता है तो उनको तमाम जो अपनी बचत करता है उसको अपनाना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर जो बात की गई है, एक पूरी की पूरी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर नए टैक्स स्लैब की बात की गई है, पुराने टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है। यानी कि आपकी पुराने टैक्स स्लैब की बात करते हैं तो पुराने टैक्स स्लैब में आपको इन जो हाउस लोन होता है उसमें 2 लाख, उसके इंटरेस्ट पर 2 लाख की छूट मिल सकती है। आपका जो मेडिक्लेम होता है उस पर आपको 25,000 की छूट मिलती है। 80C में आपको 1.5 लाख की छूट मिल सकती है। और आपने NPS ले रखा है तो उसमें आपको 50,000 की छूट मिल सकती है। जबकि नए टैक्स स्लैब में ऐसी कोई भी छूट नहीं है। यानी कि पुराने टैक्स स्लैब में अगर हम देखा जाए तो करीब 8.5 लाख रुपए तक की इनकम में हमको टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन नए टैक्स स्लैब में केवल 7 लाख की छूट को इतना ज्यादा हाईलाइटेड किया गया, न्यूज की हेडलाइन बना दी गई है कि जो 95% लोगों ने जिस टैक्स को अपनाया था, जिस टैक्स स्लैब को अपनाया था, वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं वित्त मंत्री सीतारमण की उस बात की जिन्होंने इस अमृतकाल के बजट को 7 प्राथमिकताओं की बात की थी, जिसमें ये 7 प्राथमिकताएं, इस अमृतकाल के बजट की 7 प्राथमिकताएं जिनमें बात की गई है समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। यानी निर्मला सीतारमण जी का मानना था कि जो हमारी बजट है इसकी पहुंच आखिरी व्यक्ति तक होगी और अवसंरचना एवं निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र और समावेशी विकास मैंने आपको बता दी। इन 7 प्राथमिकताओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्तऋषि का नाम दिया था। और यह आपको बता दूं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि अगले साल 2024 में चुनाव है और बजट पेश करने का पूरा मौका इनको नहीं मिलेगा, इसलिए उसमें पूर्ण बजट को नहीं पेश किया जा सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा।